अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर है बोरिक एसिड। कौन चीज है? बोरिक एसिड। ठीक। अब देखिए इसकी बोरिक एसिड की 4 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4। 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे अहम टाइप है ना वो हमारे पास होती है आर्थ्रोबोरिक एसिड। ये देखिए 4 टाइप कौन सी है? एक आर्थ्रोबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है और पायरोबोरिक एसिड है। कौन कौन सी? आर्थ्रो, मेटा, टेट्रा, पायरोबोरिक एसिड। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे अहम टाइप होती है ना वो है आर्थ्रोबोरिक एसिड है। इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं। आर्थ्रोबोरिक एसिड को क्या कहते हैं? बोरिक एसिड भी कहते हैं। सबसे अहम टाइप ये होती है। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोबोरिक एसिड या इसको बोरिक एसिड कहते हैं। बाकी जो होती है ना अगर सॉलिड स्टेट में है तो फिर तो स्टेबल है। क्या है बेटा? बाकी अगर सॉलिड स्टेट में है तो देखिए मेटा है, मेटाबोरिक एसिड है, सॉलिड स्टेट में है तो वो स्टेबल है। टेट्रा है, सॉलिड स्टेट में है तो स्टेबल है। पायरो है, बोरिक एसिड है, ये सॉलिड स्टेट में है तो स्टेबल। लेकिन अगर इसको सॉल्यूशन बनाया जाए, क्या बनाया जाए? सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये आर्थ्रोबोरिक एसिड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? आर्थ्रोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड में। देखिए यहां पर है मेटाबोरिक एसिड है, वाटर डाला, हल किया, बोरिक एसिड में तब्दील हो गया। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड है, वाटर उसके अंदर डाला, बोरिक एसिड में तब्दील हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास जो है पायरोबोरिक एसिड है, इसके अंदर वाटर डाला, ये भी बोरिक एसिड। यानी ये स्टेबल नहीं होती। सॉलिड में है तो स्टेबल है, अगर सॉलिड में इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज कर दोगे तो सारी की सारी किस में आ जाएगी? आर्थ्रोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं उसमें तब्दील हो जाएगी। सबसे अहम जो होता है वो यही कौन सा होता है बेटा? आर्थ्रोबोरिक एसिड होता है। सबसे अहम कौन सा होता है? आर्थ्रोबोरिक एसिड। अब देखिए आर्थ्रोबोरिक एसिड की थोड़ी सी हम अपीयरेंस की बात करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आर्थ्रोबोरिक एसिड ये बड़ा व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, व्हाइट फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की सूरत में मौजूद होते हैं। ठीक। अब ये देखिए कोल्ड वाटर में सफरिंगली सॉल्युबल होता है, ये कोल्ड वाटर में ज्यादा हल नहीं होता। देखिए कोल्ड वाटर भी कौन सा? जिसका टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हालांकि वो भी कोल्ड नहीं होता, लेकिन वो 2.5% हल होता है। अगर ये इसका टेंपरेचर कितना कर दिया जाए 160 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कितनी होती है? 37% हो जाती है। ये कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में कुछ ज्यादा सॉल्युबल हो जाए। लेकिन ये 107 तो अच्छा खासा होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक। अब इसी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ना इसकी हम प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसके हिसाब से? टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से ये इसकी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्थ्रोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले फ्रॉम कोलमेनाइट है, ये इसका और रॉ मटेरियल है जिससे ये सबसे ज्यादा निकाला जाता है। बेटा ये नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसे हम कैल्शियम बोरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम बोरेट है, नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसको हम कमर्शियल पैमाने पे इसी को करते हैं। इसको बेटा क्या करते हैं? इसको बॉयल करते हैं। क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। किसको? कैल्शियम बोरेट को क्या करेंगे बेटा? बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे, साधारण बॉयल में वाटर का इस्तेमाल होगा, ये जो बॉयल करेंगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। कौन सी गैस होगी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। यानी हम किसको बॉयल किया? कैल्शियम बोरेट को, कोलमेनाइट को। इसको बॉयल करेंगे, उसमें क्या पास करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, हमारे पास बोरिक एसिड हासिल होगा। इसकी क्रिस्टल अलग कर देंगे, बाकी सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। समझ आ गई? पहला तरीका कौन सा है? फ्रामा कोलमेनाइट है, इससे हासिल करें। दूसरा बेटा फ्रामा बोरेक्स है। बोरेक्स से हम हासिल करते हैं Na2B4O7। किससे हासिल करते हैं? बोरेक्स से। बेटा इसको बोरेक्स को इसको भी इसका रिएक्शन किससे करते हैं? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट भी हो कंसंट्रेटेड भी हो, उसके साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या हासिल होगा? बोरेक्स हासिल होता है। ठीक है। बोरेक्स एसिड जो है ना ये बोरिक एसिड हासिल होता है। आर्थ्रोबोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास हासिल होता है। किसके साथ रिएक्शन होगा हमारे पास? हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास देखें ये बोरेक्स है, Na2B4O7 है, प्लस आगे H2SO4 है, वाटर की मौजूदगी में होगा तो हमारे पास ये बोरिक अपना आर्थ्रोबोरिक एसिड है या बोरिक एसिड आप कहेंगे, साथ सोडियम सल्फेट बनेगा। ये हमारे पास था। इसकी प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए। अब बेटा इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है।
ये स्ट्रीम में वोलाटाइल हो जाता है। यानी जो स्ट्रीम होता है ना, जिस तरह हमने कहा कि 107 पे 37% हल होता है, 107 डिग्री सेंटीग्रेड पे 37%, ये क्या हो जाता है? वोलाटाइल हो जाता है। वोलाटाइल मतलब बुखारात बनना उड़ जाता है जब ये वो होता है। अब इसकी थोड़ी सी हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारे पास है बोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, इथाइल बोरेट बनता है। क्या बनता है? इथाइल बोरेट। किसके साथ रिएक्ट करेगा? इथाइल अल्कोहल। आप लोगों को फार्मूला इसका आता है, C2H5OH है, ये हमारे पास इथाइल बोरेट बनेगा। इसी तरह देखिए बेटा, ये वाटर के अपना हीट में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी इसको हीट में मुख्तलिफ इसकी चेंजिंग आती है। लेकिन अगर यही आर्थ्रोबोरिक एसिड है या बोरिक एसिड है, इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। कितने बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड बनने में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड में। अब देखिए, अगर इसी बोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, किसमें? 140 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं तो ये टेट्राबोरिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा बेटा? टेट्राबोरिक एसिड में। अगर इसी टेट्राबोरिक एसिड को फिर हार्ड करो, रेड हॉट होना चाहिए, हार्ड करोगे तो ये क्या बनेगा? बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बनेगा? बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। मजीद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है। अच्छा बेटा देखिए, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि बोरिक एसिड है, ये वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है, यानी वाटर में मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होता। लेकिन इसके बाद अगर 3 हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इसी तरह देखिए H3BO3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयनाइज होगा, सिर्फ इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया, इसे हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी तरह, अब हालांकि है एसिड है, लेकिन क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। लेकिन जो एक मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में बेटा क्या इंडिकेटर है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, एज इंडिकेटर जो एसिड बेस को चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या होता है? इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। लेकिन मिथाइल ऑरेंज पर इसका कोई असर नहीं होता, हैव नो इफेक्ट ऑन द मिथाइल ऑरेंज, कि मिथाइल ऑरेंज पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर लिटमस पेपर को ये ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज पर इसका असर नहीं होता। ठीक है बेटा। इसी तरह अब आगे बढ़ता रिएक्शन विद कास्टिक सोडा। जब ये कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है ना, ये बेस है, लेकिन ये पार्शियली वो जो है ना न्यूट्रलाइज होता है, मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज नहीं होता। जब किसके साथ रिएक्शन करता है? कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है, तो ये एक तो बोरेक्स बनेगा, लेकिन इसकी पार्शियली जो है ना वो हमारे पास होती है, ये न्यूट्रलाइज होता है, ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज नहीं होता। लेकिन H3BO3 है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बोरेक्स बनेगा, साथ वाटर होगा। इसी तरह अगर ये मुकम्मल उसी वक्त जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडा एस के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ बेटा? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H3BO3 होगा, ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये बोरेक्स बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होगी। ठीक है, ये तो था हमारे पास है। और ये देखिए वीक एसिड होता है, आपको पता है टाइट्रेशन जो होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये इसके हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा है। उसमें टाइट्रेशन में एक एसिड होता है, जब नाम ही एसिड बेस टाइट्रेशन होती है तो एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। लेकिन क्या होता है? एसिड के तौर पर, क्योंकि ये एसिड है, इसको हम एल्कली के साथ या बेस के साथ इसको टाइट्रेशन में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बहुत ही वीक एसिड होता है, ये रिजल्ट हमें नहीं देता। हाँ, अगर इसको करना भी है हमने स्ट्रांग एल्कली के साथ इस्तेमाल करने से पहले इसके साथ जो है ना वो ग्लाइसोल जो है ना इसमें डालना पड़ेगा, फिर इसको हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइट्रेशन होता है ना, वो किसी चीज को न्यूट्रलाइजेशन है, ये हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क है, उसका हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो थी उसकी क्या थी? प्रॉपर्टीज थी। अब इसके क्या अंदर यूजेज भी हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, यानी जरासीम कुछ भी होता है कि डस्टिंग में, आई वॉशिंग जो है ना सोल्यूशन जो बनाते हैं उसके अंदर भी क्या करते हैं? इसको बोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, किसमें? एंटीसेप्टिक में। इसमें इसके अलावा जो है ये पोर्टियो ग्लाइजिंग में होता है, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसके ऊपर? मिट्टी के बर्तन के ऊपर, जो अपना मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने कशीदाकारी जो की होती है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ग्लेज का मतलब चमक पैदा करने के लिए जो होता है, उसमें भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका जो ग्लेज होता है ये फ्यूजेबल होता है। फ्यूजेबल मतलब ये यकजान बन जाता है उसके साथ जो होगा, क्योंकि बाकी जो सिलिकेट वगैरह के ग्लेज होंगे वो फ्यूजेबल नहीं होते, ये ज्यादा फ्यूजेबल होता है। ठीक, इसमें इसी वजह से इसको हम पोट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कैंडल इंडस्ट्री में भी होता है, उसको विक्स को जो है ना वो अपना वो करने के लिए, स्टेफनिंग के लिए भी हम इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये किसका था बेटा? ये तुम्हारा टॉपिक था किसका? बोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे फिर स्टडी करेंगे।